नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और इस वक्त हमारे साथ हम तीन सहयोगी यहाँ पर हमारी मौजूद हैं। यहाँ पर मीनाक्षी कंडवाल भी है, नेहा बाथम भी है। हम तीनों स्टूडियो से आपके सामने अगले 1 घंटे तक हाजिर होंगे और बड़ी खबर, कोरोना अपडेट से लेकर लॉकडाउन की तमाम बड़ी खबरें बताएंगे, लेकिन साथ ही साथ आज आपको बताएंगे कि किस तरह से धार्मिक स्थलों के सोने को लेकर सियासत तेज हो गई है। इसके अलावा मजदूरों को लेकर भी किस तरह से समस्या अभी भी जस की तस बनी हुई है। नेहा, बिल्कुल, निशाना धार्मिक स्थल की दान पेटी तक पहुंच गया है। अशोक चौहान ने ये जो बयान दिया है, हालांकि इसको लेकर अब सियासी संग्राम मचना तय है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं पृथ्वीराज चौहान, उनके धार्मिक ट्रस्ट से सोना लेकर देश को बांटने की बात कही है, लेकिन उनके बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी ने पूछा है कि किस तरीके का बयान है जिसमें धार्मिक ट्रस्ट से पैसा लेने की बात कही जा रही है। मीनाक्षी, और जब बीजेपी ने इस मामले को लेकर रिएक्शन देने शुरू किए तो यह भी पूछा कि पृथ्वीराज चौहान सिर्फ मंदिरों की बात क्यों कर रहे हैं और क्या पूरी कांग्रेस पार्टी की यही सोच है। तिरुपति मंदिर 9000 किलो सोना, जगन्नाथ मंदिर 150 किलो सोना, शिरडी साईं मंदिर 376 किलो सोना, सिद्धि विनायक मंदिर 160 किलो सोना, वैष्णो देवी मंदिर 1.2 टन सोना। ये आंकड़े जानकर आपके होश उड़ गए होंगे, लेकिन ये 100% सच है। देश के मंदिरों में ऐसे ही सोने की बारिश होती है। भगवान जब भक्तों की झोली भरते हैं तो भक्त भी अपने भगवान पर सब कुछ निछावर कर देता है। धार्मिक स्थल में पांव रखते ही भक्त दानी बन जाते हैं, भगवान के भंडार भर जाते हैं। कोई सोने का मुकुट चढ़ाता है तो कोई सोने के सिक्के, कोई सोने की मूर्ति तो कोई लाखों करोड़ों का चेक चढ़ावे के नाम कर देता है। यूं समझ लीजिए कि इन मंदिरों के ट्रस्ट के पास कुबेर का खजाना है, वो खजाना जो किसी भी देश को मुसीबत से बाहर ला सकता है। यही वजह है कि महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने कोरोना के संकट में गोल्ड के इस्तेमाल की बात कही। पृथ्वीराज चौहान ने ट्वीट कर लिखा, देश के सभी धार्मिक ट्रस्टों में रखे सोने की कीमत वर्ल्ड गोल्ड सीएलसी के अनुसार कम से कम $1 ट्रिलियन है। सरकार को इस सोने का तुरंत इस्तेमाल करना चाहिए। इस आपातकालीन स्थिति में सोने को कम ब्याज दर पर सोने के बॉन्ड के माध्यम से उधार लिया जा सकता है। पृथ्वीराज चौहान के सोने वाले बयान पर बीजेपी ने सियासत का गोल्डन चांस तलाश लिया है। कांग्रेस नेता ने धार्मिक स्थलों के सोने का राग छेड़ा तो बीजेपी ने 24 कैरेट वाले शुद्ध सियासी आरोप तान दिए। सियासी बवाल का चढ़ावा चढ़ा तो पृथ्वीराज चौहान सफाई देने सामने आए। कहा, बीजेपी सरकारों में ही गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लाई गई। हमारे देश में बहुत सोना है, निजी व्यक्तियों के पास और धार्मिक संस्थाओं के पास। ऐसी जानकारी हमें वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल यानी विश्व स्वर्ण परिषद देती है। इस सोने का इस संकट काल में योग्य उपयोग हो, इसी भावना से मैंने ये सूचना की। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने ये मांग की है कि मंदिरों का सोना सरकार ने लेना चाहिए। मैं पृथ्वीराज जी से पूछना चाहूंगा, ये सोनिया गांधी जी ने आपको इस मांग को लेकर आगे बढ़ने के लिए कहा है या कांग्रेस का यह अभिमत है? कांग्रेस शासित राज्य और मुख्यमंत्री की यह डिमांड है? धार्मिक स्थलों के भंडार से देश के उद्धार की बात पहले भी उठ चुकी है, लेकिन कोरोना काल में इस मांग पर सियासत का चढ़ावा चढ़ गया है। आज तक ब्यूरो। तो पृथ्वीराज चौहान ये कह रहे हैं कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, वहीं इस पर अब राजनीति शुरू हो गई है। एक ऐसा माहौल बन गया है जिसमें कहा गया है कि मंदिर के ट्रस्ट को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं चौहान, उसके सोने पर ही उनकी क्यों नजर है। श्वेता, बिल्कुल, और यहाँ भी नेहा अब ये भी कहा जा रहा है कि क्या ये पृथ्वीराज चौहान ये बताए कि क्या ये सोनिया गांधी की तरफ से कहा गया है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के माध्यम से इनडायरेक्टली सोनिया गांधी और कांग्रेस पर निशाना अब बीजेपी साध रही है। जाहिर सी बात है, बैठे बिठाए बीजेपी को या फिर कह लीजिए कि एक मुद्दा दे दिया
किया है खुद कांग्रेस ने, मीनाक्षी। और श्वेता, यहाँ पर यह भी देखना होगा कि अभी यहाँ पर बयानों की शुरुआत हुई है। अब ये मामला इतनी जल्दी नहीं थमेगा, क्योंकि जिस तरह से अभी मंदिरों को लेकर बयान दिया गया है, कौन सी बड़ी बात है कि अगर आने वाले दिन में बाकी पॉलिटिशियंस जो है मस्जिद से लेकर चर्च और बाकी जो धार्मिक समुदायों के जो बड़े स्थल हैं पूजा के, इबादत के, वहां तक पहुंच जाएं। तो आप ये देखिए कि इमरजेंसी का माहौल है, ये ग्लोबल इमरजेंसी है, और इसमें अगर विवाद धार्मिक स्थलों को लेकर होता है तो ये वाकई अपने आप में बेहद शर्मनाक। लेकिन मैं नेहा यहाँ आपसे जानना चाहूंगी, चूंकि आप बिजनेस कवर करती हैं और आप देखती भी हैं इस बीच को, कि क्या वाकई जिस तरह से पृथ्वीराज चौहान ने कहा, अगर इसको हम बायस्ड वे में ना देखें तो क्या ये रीजन, मतलब ये सही आपको लगता है कि ये रीजनिंग देना या फिर इस तरह से यूज कर पाना इस समय में, क्या ये जायज बात है किसी भी तरह से? अगर पॉलिटिक्स यहाँ पर एक लाइन जो बहुत जायज पृथ्वीराज चौहान ने कही वो ये थी कि गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम खुद बीजेपी सरकार लाई है। ऐसे में जो मंदिर के ट्रस्ट में सोने के फॉर्म में चढ़ावा आता है, दरअसल उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। कहीं पर ये नहीं कहा जाता कि इतने टन सोना आया था, उसका इस्तेमाल कहाँ और कैसे किया गया है। अगर ट्रस्ट के खाते में गया है तो किन सोशल स्कीम्स में या फिर वेलफेयर स्कीम्स में इनको इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसे में जब मीनाक्षी आप कही रही हैं कि देश में इमरजेंसी जैसे हालात है, कोरोना वायरस संक्रमण लगातार फैल रहा है और जिस तरीके से प्रवासी मजदूर एक एक रोटी को इस वक्त मोहताज है, ऐसे में अगर इन मंदिर के पैसों का इस्तेमाल किया जाता है तो वो जायज है या फिर नहीं है, ये एक बड़ा सवाल हमेशा बना रहा है और बना रहेगा। हालांकि नया ये हमें देखना होगा कि किस तरह से पैसे का इस्तेमाल होता है, इसे लेकर आगे क्या होता है। बहुत हद तक ट्रस्ट जो होते हैं, जो इस पैसे को देखते हैं, इसका पूरा यूटिलाइजेशन करते हैं, उनके पाले में इस वक्त गेंद है कि वो इस पर आगे क्या क्लैरिफिकेशन या कोई स्टेटमेंट रिलीज करते हैं। लेकिन अगर आप इसे धार्मिक पहलू से देखें तो ये लोगों की बहुत कोमल भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है। और अगर पॉलिटिशियंस इस तरह के बयान देते हैं और वो बयान अगर गैर जिम्मेदाराना साबित होते हैं आने वाले समय में, तो ये देश में एक अननेसेसरी असंतोष पैदा कर देते हैं। इस बात को कहने में मुझे लगता है कोई गलत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। मीनाक्षी, चलिए धार्मिक भावनाओं को अगर एक मिनट के लिए हम साइड भी करें तो, लेकिन अगर मानवता के बारे में यहाँ पर सोचा जाए तो क्या इस तरह के चढ़ावे जो होते हैं, अगर उनके लिए, मानवता के लिए काम आते हैं, उपयोग होते हैं, तो जाहिर सी बात है, मुझे लगता है इसमें किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और आपको बता दें कि देश में ऐसे मंदिरों की कमी नहीं है जिनके ट्रस्ट के पास अकूत संपत्ति है। लॉकडाउन से पहले मंदिरों में रोजाना भक्त दौलत बरसाते थे। बिल्कुल। और श्वेता, यहाँ पर सिर्फ एक गलती जो चौहान ने कर दी वो ये थी कि सिर्फ मंदिरों का जिक्र किया। कई और ऐसे धार्मिक इंस्टीट्यूशन है जिनका जिक्र मीनाक्षी भी कर रही थी, जहाँ पर अकूत चढ़ावा आता है, भक्त किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ते। ऐसे में इनका इस्तेमाल कोरोना काल से बेहतर हो ही नहीं सकता। इन्हीं मंदिरों और इंस्टीट्यूशन के चढ़ावे पर अब सियासत शुरू हो गई है और देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में क्या वाकई इसका इस्तेमाल हो पाता है या नहीं। भजमन नारायण नारायण हरे हरे, भजमन नारायण नारायण हरे। भव्यता को समेटे केरल का तिरुवनंतपुरम स्थित पद्मनाभ मंदिर। भगवान विष्णु का ये मंदिर स्थापत्य कला में अपनी भव्यता के साथ साथ अपने वैभव के लिए भी दुनिया भर में मशहूर है। ये देश के सबसे अमीर मंदिरों में शुमार होता है। एक अनुमान के मुताबिक पद्मनाभ मंदिर के खजाने में 1300 टन सोना है। मंदिर में स्थापित भगवान विष्णु की सोने की मूर्ति ही 500 करोड़ रुपए की बताई जाती है। यहाँ 18 फुट लंबा 2.5 किलो का सोने का नेकलेस भी है। देश के सबसे अमीर मंदिरों में आंध्र प्रदेश का तिरुपति मंदिर दूसरे नंबर पर आता है। भगवान वेंकटेश्वर मंदिर की देखरेख करने वाले ट्रस्ट के पास करीब 300 टन सोने का भंडार बताया जाता है। भगवान वेंकटेश्वर का श्रृंगार ही 1000 किलो सोने से किया गया है। लॉकडाउन से पहले यहां औसतन हर रोज 60,000 श्रद्धालु आते थे। एक अनुमान के मुताबिक सिर्फ लड्डू बेचकर ही इस मंदिर को हर साल करीब 70 करोड़ रुपए से ज्यादा मिल जाता है। वहीं हर साल तिरुपति मंदिर को करीब 650 करोड़ रुपए का दान मिलता है। शिरडी के साईं बाबा कहते हैं, यहाँ से कोई खाली नहीं लौटता, लेकिन दोबारा जब आता है तो मन्नत पूरी होने की खुशी में बाबा की झोली को भर देता है। हर साल यहाँ चढ़ावे की गिनती शुरू होती है तो सैकड़ों लोग कई दिन तक चढ़ावा गिनते रह जाते हैं। 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक शिरडी के साईं ट्रस्ट के पास करीब 435 किलो स्वर्ण भंडार है, जबकि 4800 किलो चांदी।
सोने के भंडार में दूसरे मंदिर भी पीछे नहीं। वैष्णो देवी के पास भी करीब 1.2 टन सोना है। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर के पास करीब 160 किलो सोना बताया जाता है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के पास करीब 150 किलो का स्वर्ण भंडार बताया जाता है। यहाँ भगवान का श्रृंगार ही 208 किलो सोने के भारी भरकम जेवरात से किया गया है। केरल के गुरुवायूर में मशहूर श्री कृष्ण मंदिर में सालाना 15 किलो सोना चढ़ाया जाता है। आज तक ब्यूरो। और आपको बता दें कि पालघर में जिन साधुओं की मॉब लिंचिंग ने पूरे देश को झकझोर दिया था, उस पालघर में इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे सहयोगी वकील दिग्विजय त्रिवेदी की मौत हो गई है। हालांकि वकील दिग्विजय त्रिवेदी सड़क हादसे का शिकार हुए हैं। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर यह हादसा हुआ है जब उनकी कार डिवाइडर से जा टकराई है। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर मीनाक्षी ये उठाया जा रहा है कि क्या ये वाकई हादसा था या फिर कोई साजिश। और दिग्विजय त्रिवेदी की मौत को लेकर ये सवाल बीजेपी ने पुरजोर उठाया है। वीएचपी की तरफ से भी ये बयान आया है कि सीबीआई जांच इस मामले की हो। आपको बता दें कि डिवाइडर से टकराने के बाद भी एडवोकेट त्रिवेदी की जो कार थी वो काफी स्पीड में थी, मूविंग थी। उस डिवाइडर में वहां पर टकराने के बाद आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से ये स्किड मार्क्स यहाँ पर बने हुए हैं। ये 2 स्किड मार्क्स आपको दिखेंगे 2 टायर्स के। वहां पर टकराने के बाद गाड़ी किसी तरीके से घुमाकर, स्टीयरिंग घुमाने के बाद, लेफ्ट घुमाने के बाद इस तरफ आई है गाड़ी, और यहाँ से इस तरीके से घूमने के बाद गाड़ी जो है यहाँ पर, ये जो हिल है रोड साइड में, रोड के बाहर यहाँ पर गाड़ी टकराई है। आपको बता दें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिट्टी के निशान भी हैं। मिट्टी यहाँ पर उखड़ी हुई है इस जगह पर जो आप देख सकते हैं, इस जगह पर गाड़ी टकराई है। और यहीं पर और ज्यादा इंजरी उसके बाद एडवोकेट त्रिवेदी को हुई है और उनके साथ जो उनकी एसोसिएट थी, उनकी असिस्टेंट थी, उनको हुई है। इसी जगह पर टकराने के बाद गाड़ी यहाँ पर रुक गई और उसके बाद एडवोकेट त्रिवेदी अनकॉन्शियस हो गए और स्पॉट पर ही उनकी मृत्यु हो गई। और आइए बढ़ते हैं आगे। लॉकडाउन की जब बात हो रही है तो अपने घरों में आप और हम सुरक्षित हैं। देश के डॉक्टर्स लेकिन मरीजों की देखभाल में जिस तरह से दिन रात एक किए हुए हैं, उनकी हालत का भी जिक्र होना बहुत जरूरी है श्वेता। बिल्कुल, और ये डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ ही हैं जिन्हें कोरोना वायरस से संक्रमित होने का सबसे ज्यादा खतरा रहता है। बिल्कुल श्वेता, और फिर भी ये डॉक्टर्स अपनी जान की परवाह किए बगैर ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। 24 घंटे इनकी ड्यूटी रहती है। और कोरोना काल में कैसी है डॉक्टर्स की जिंदगी, आज तक नहीं जानने की कोशिश की। देखिए रिपोर्ट। अजीब दास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, न वो समझ सके न हम, अजीब दास्ता है ये। दास्तां यकीनन अजीब है। कोरोना वायरस ने सब कुछ अजीबो गरीब ही तो कर रखा है। ये है डॉक्टर अंजुता देवी, दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू बाल चिकित्सालय की जूनियर डॉक्टर। आप इन्हें सच्ची कोरोना वॉरियर कह लीजिए। जब से कोरोना का प्रकोप हुआ है, कोविड वार्ड, ओपीडी और इमरजेंसी के बीच ही इनकी दुनिया सिमटी हुई है। अक्सर ऐसा वक्त होता है जब चाय पीने तक की फुर्सत नहीं होती, लेकिन इस महासंकट के बीच भी जब भी अपने लिए थोड़ा वक्त मिलता है, जिंदगी के खुशनुमा रंग सामने आ जाते हैं। कोविड वार्ड में काम करना आसान नहीं है। कई बार तो ऐसा भी होता है जब डॉक्टरों के मन में भी डर घर करने लगता है। सेकेंड टाइम जो है वो कोरोना ड्यूटी के अंदर में ही थे, तो मैंने बात किया था वो उस टाइम पे भी एसओडी के साथ। उसने सैंपल के लिए बोला, मेरा सैंपल गए, नेगेटिव भी आ गए, सैंपल जो है नेगेटिव आ गए। मैं बहुत डर गए थे उस टाइम तो, क्योंकि मैं कोरोना ड्यूटी में पेशेंट का सैंपलिंग करते थे मैं। लेकिन बाकी डॉक्टरों की तरह डॉक्टर अंजुता के लिए ये एक मिशन है। ड्यूटी लंबी हुई तो क्या, वायरस का जोखिम भी है तो क्या हुआ, कोई गिला नहीं। और मम्मी मुझे एक दिन ऐसे बताया, एक एग्जांपल लेके बोले कि आर्मी ऑफिसर, आर्मी जो है जो वार के लिए जो जाते हैं, तो वार ऐसे शामिल करने के लिए ऐसे कुछ ऑर्डर देगा तो थोड़ी ना छुट्टी ले सकते हैं या काम छोड़ सकते हैं।
तुम भी ऐसा ही है। डॉक्टर अंजुता मणिपुर के एक छोटे से शहर की हैं। बचपन में मां को दिल की बीमारी से जूझते देखा, तभी से अपने मन में ठान लिया कि डॉक्टर ही बनना है। मामा हमेशा चाहती है कि मैं बड़ी होके डॉक्टर बन जाऊँ। ऐसे कहानी भी हो, सोने के टाइम पे भी हो, कुछ ऐसे हमेशा इनकरेज करते थे, तुम बच्चे हो, जब बड़ी होगी तुम डॉक्टर बनोगी। डॉक्टरों का जीवन इन दिनों आसान नहीं। ड्यूटी से छुट्टी के बाद अपनी जरूरतें भी तो हैं। डॉक्टर अंजुता के लिए इन जिम्मेदारियों से तालमेल बिठाना बेहद मुश्किल हो रहा है। कितना टफ है अंजुता आपके लिए, क्योंकि घर में सामान कभी कभी ऐसा मन करता होगा कि अस्पताल से जो है घर सीधे जाओ, सो जाओ, कुछ सामान मत खरीदो। ज़्यादातर ऐसे ही फीलिंग्स आते हैं कि जब हॉस्पिटल से वापस आती हूँ तो घर जाके सो जाऊँ। सबसे पहले मैं रेस्ट करूँ, मगर घर पे कोई नहीं है, अकेले रहती हूँ, तो सब्जी लेने के लिए जाना पड़ता है, या कुछ ड्रिंक्स लेने के लिए या जूस लेने के लिए जाना पड़ता है मुझे, तो खुद करना पड़ता है सब कुछ। मणिपुर के एक छोटे से गांव से आई ये युवा डॉक्टर अपने आप इस कोरोना की लड़ाई में एक अहम योगदान दे रही है। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक। कोरोना की रफ्तार कल फिर तेज हो गई है। कल करीब 4000 नए मामले सामने आए हैं, 100 लोगों की मौत हो गई है और कोरोना का आंकड़ा देश भर में 81,000 को पार कर गया है। महाराष्ट्र और गुजरात में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। चौबीस घंटे में करीब 4000 कोरोना मरीज। देश में कोरोना के केस 81,000 पार। महाराष्ट्र में कोरोना से मौत का आंकड़ा 1000 पार। जबकि लॉकडाउन पार्ट 3 2 दिनों में खत्म होने वाला है। करीब 52 दिन के लॉकडाउन के बाद भी कोरोना की चाल धीमी नहीं पड़ी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सुबह 8 बजे तक के जो आंकड़े जारी किए हैं, उसके मुताबिक देश में कोरोना केस की संख्या 81,970 तक पहुंच गई है। इनमें 27,920 स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं, जबकि 2,649 लोगों को जान गंवानी पड़ी। अगर 24 घंटे की बात करें तो इस दौरान कोरोना मरीजों की संख्या में 3,967 का इजाफा हुआ है, जबकि इससे आधे से भी कम 1,685 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। कल 100 लोगों की मौत भी हुई है। कोरोना वायरस की रफ्तार सबसे ज्यादा देश के बड़े शहरों को डरा रही है। दिल्ली हो या मुंबई, कोलकाता हो या चेन्नई, या फिर गुजरात का अहमदाबाद, कोरोना के केस यहाँ बहुत ज्यादा है। इन आंकड़ों को देखिए। दिल्ली में कोरोना के केस 8,000 से ज्यादा हैं, तो मुंबई में ये 17,000 छूने को है। कोलकाता में कोरोना केस 1,000 को पार कर गया है। यहाँ 146 लोगों की मौत हुई है, जो कि कोरोना केस की संख्या के लिहाज से ज्यादा हैं। अहमदाबाद में कोरोना के 6,910 केस हैं, तो चेन्नई में 5,637। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से पिछले 10 दिन से अहमदाबाद नगर निगम के जरिए जो सब्जी और किराना की चीजों की बिक्री पर रोक लगा दी गई थी, वो आज शुरू हो गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सुबह से ही जो सब्जी विक्रेता है वो उनको एक हेल्थ कार्ड इश्यू किया गया है, और उसी हेल्थ कार्ड के जरिए ये जो हेल्थ कार्ड है इसे हर 7 दिन पर रिन्यू करना रहेगा। आप देख सकते हैं कि जो सब्जी लेने के लिए सुबह से ही लंबी लाइन लग चुकी है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो कोरोना केस में ये अभी भी टॉप पर बना हुआ है। यहाँ कोरोना के कुल केस 27,524 हैं, जबकि 6,059 मरीज ठीक हुए हैं। 1,019 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। ऐसे वक्त में जब तमाम राज्य लॉकडाउन हल्का करने की सोच रहे हैं, ये आंकड़े परेशान करने वाले हैं। आज तक ब्यूरो। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल आर्थिक राहत की दूसरी किश्त जारी की। प्रवासी मजदूरों, आम आदमी और किसानों के लिए बड़े पैकेज का ऐलान किया। वो सिलसिला आज भी जारी रहेगा। आज निर्मला सीतारमण हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पर कुछ बड़े ऐलान कर सकती हैं। आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। There is a collateral-free
automatic loan for MSMEs which is being provided. This will give facility up to 3 lakh crore. लॉकडाउन की मार झेल रहे करोड़ों मजदूरों की मोदी सरकार ने सुध ली। गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों और मजदूरों की राहत के लिए अपना पिटारा खोला। सबसे बड़ा और ऐतिहासिक ऐलान हुआ वन नेशन वन राशन कार्ड का। If there is a ration card holder, today he is in Bihar or Karnataka, tomorrow he moves to Rajasthan, he can take his food ration from any ration shop in that state. So national portability, which is now being defined as one nation, one ration card, one nation, one ration card will be implemented. मोदी सरकार ने किसानों और मजदूरों में ये उम्मीद भरने की कोशिश की है कि संकट की इस घड़ी में पूरा देश उनके साथ है। प्रवासी मजदूरों के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को अगस्त से लागू किया जाएगा, तो किसानों के लिए 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी होंगे। 8 करोड़ मजदूरों के लिए फ्री राशन की सुविधा दी जाएगी, तो किसानों के लिए भी कर्ज पर ब्याज में छूट 31 मई तक बढ़ाई गई है। प्रवासी मजदूरों के लिए शहरों में शेल्टर होम की व्यवस्था और दिहाड़ी मजदूरी को बढ़ाकर 202 रुपए कर दिया गया है, तो छोटे किसानों के लिए 30,000 करोड़ का अतिरिक्त फंड जारी किया जाएगा। विशेष सुविधा केवल इनके लिए रेहड़ी ठेला लगाने वाले, पटरी पर सामान बेचने वाले श्रमिक साथी इनके लिए लेकर आए हैं। ये 10,000 की इनको प्रति व्यक्ति सुविधा मिल सकती है, क्योंकि किसी को चाय बेचनी है, सब्जी बेचनी है, कुछ और बेचना है, तो 2,000 10,000 तक वो अपना सामान लेने की उसको सुविधा मिल सकती है। और ये 1 महीने के अंदर सरकार इसको लॉन्च कर देगी। सरकार के आर्थिक पैकेज की दूसरी किश्त में आम आदमी और रेहड़ी पटरी वालों का भी खास ख्याल रखा गया है। आम आदमी के लिए हाउसिंग लोन पर सब्सिडी स्कीम बढ़ाई गई है, तो रेहड़ी पटरी वालों के लिए 50 लाख तक के लोन का ऐलान हुआ है। मध्यम वर्ग के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम 2021 मार्च तक बढ़ा दी गई है, तो रेहड़ी पटरी वालों को 5,000 करोड़ की स्पेशल क्रेडिट सुविधा दी गई है। इससे 6 से 10 लाख सालाना कमाई वालों को फायदा होगा, तो सड़क किनारे दुकान लगाने वालों को कारोबार शुरू करने के लिए 10,000 मिलेंगे। सरकार इन ऐलानों को अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने का अमृत मंत्र बता रही है, लेकिन विपक्ष को इसमें अज्ञानता और अहंकार दिखता है। जिस तरह सरकार पेश आई है, ये अज्ञानता, अहंकार और असंवेदनशीलता का उत्कृष्ट सम्मिश्रण। 1 पैसा राहत में नहीं दिया, 1 पैसा। सिर्फ ये घोषणा किए हैं कि ऋण मिलेगा उनको। ऋण मिलेगा तो ऋण को वापस करना होगा ना किसान को। मांग क्या है आज के हालात में? अगर किसान को आप जो है आज की हालात में कुछ रिलीफ देना है, तो एक बार तो माफ करिए उनका ऋण। 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज पर आज वित्त मंत्री कुछ और बड़े ऐलान करेंगी। आज हॉस्पिटैलिटी सेक्टर यानी होटल, रेस्टोरेंट को लेकर अहम घोषणाएं कर सकती हैं। दिल्ली से ऐश्वर्या पालीवाल के साथ आज तक ब्यूरो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर फिर गुस्सा जाहिर किया है। ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि वो मौजूदा हाल में चीन से रिश्ता तोड़ सकते हैं। अमेरिका लगातार चीन पर सवाल उठाता रहा है, लेकिन पहली बार ट्रंप ने सीधा रिश्ता तोड़ने की धमकी दी है। कोरोना वायरस को लेकर चीन के खिलाफ हमलावर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ड्रैगन पर एक और बड़ा वार किया है। ट्रंप ने चीन से अपने सारे रिश्ते तोड़ने की धमकी दी है। ट्रंप ने एक टीवी चैनल से बातचीत में कहा, कई चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, हम सारे रिश्ते तोड़ सकते हैं। एक अन्य सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा, मैं चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फिलहाल बात नहीं करना चाहता। जिनपिंग से मेरे अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन अभी मैं उनसे बात करना नहीं चाहता। मुझे चीन ने मायूस किया है। पिछले कुछ हफ्तों से चीन के खिलाफ ट्रंप बेहद हमलावर मूड में हैं। वो कुल मिलाकर चीन को कोरोना वायरस फैलाने का जिम्मेदार मानते हैं। अमेरिका के कई सीनेटर और विश्लेषक भी चीन के खिलाफ बयानबाजी कर चुके हैं। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति पर चीन के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव बढ़ रहा है। They should have never let this happen. So I make a great trade deal, and now I say it just doesn't feel the same to me. The ink was barely dry, and the plague came over, and it doesn't feel the same to me. We'll buy 250 billion,
They said somewhere I see they'd like to renegotiate the deal. We're not going to renegotiate. I think we have to make the world wealthy at our expense. I don't even know where these people come from, but those days are over. And if nothing else, over the last 2 months. अमेरिका में कोरोना से 85,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका चीन से मांग कर रहा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को वुहान के प्रयोगशाला जांचने की इजाजत दे, लेकिन चीन इसके लिए तैयार नहीं। इससे अमेरिका का गुस्सा और बढ़ता जा रहा है। आज तक ब्यूरो।